Hello friends, welcome to M Education Zone. Once again I am here with my new video. In this video I will explain fourth chapter of class 7 from NCERT book named Air. तो यहाँ पर ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी लैंग्वेज में करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझें तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच से स्किप ना करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी व्यूअर्स मेरे साथ यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियो हैं उनका वो नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर एयर, जिसे हिंदी में हवा, वायु, वात या पवन आदि नामों से जाना जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो ये धरती है ये एक आवरण से घिरी हुई है जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। तो जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं सभी किस पे डिपेंड निर्भर हैं? एटमॉस्फेयर पर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, तो एयर जो हवा होती है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा हवा में 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी गैसेस जो अदर गैसेस हैं वो हैं 0.04%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है आपकी नाइट्रोजन गैस हवा में। तो जो एयर होती है, हवा होती है, वो हम सांस लेते हैं उससे, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनरेज, जो सूर्य से निकलती हैं किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, उससे भी हमारी सुरक्षा करती है। आपने ओजोन लेयर का भी नाम सुना होगा, जो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव, यानी कि अगर ये आवरण ना हो, जो एटमॉस्फेयर है, अगर ये आवरण ना हो धरती पर, तो सभी जो यहाँ पर जीव जंतु हैं सभी क्या हो जाएंगे? बेक, यानी कि सभी भुन जाएंगे यहाँ पर सूर्य की गर्मी में। और रात को क्या होंगे? अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो सभी बिल्कुल जम जाएंगे, जैसे बर्फ़ जम जाती है। क्योंकि ये जो एयर होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइबल, यानी कि इससे जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? बैलेंस रहता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा भी आपने पढ़ा था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती हैं हवा में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। तो ये भी गैसेज होती हैं लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का भी हम लेते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसी पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? कौन सी गैस की? नाइट्रोजन की। प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, और ये नाइट्रोजन जो वातावरण एटमॉस्फेयर में होती है तो ये जो प्लांट होते हैं उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन कैसे ऑब्जर्व करते हैं? प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर that live in the soil, and roots of some plants that take nitrogen from the air। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एयर में होते हैं और कुछ सॉइल में होते हैं जो नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में। और इस तरह जो प्लांट्स होते हैं वो उस नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो दूसरी कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। जो जीव जंतु होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो ऑक्सीजन को
लेते हैं वातावरण से, जो सांस लेते हैं वो। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन देखिए, ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये भी क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसे प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें अपना फूड ये प्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे, तो उसके लास्ट में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह क्या होता है, जो आप देखिए पेड़ पौधे होते हैं वो संतुलन बनाए रखते हैं ऑक्सीजन का वातावरण में। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड। अगर हम तभी कहा जाता है कि पेड़ पौधे हमें नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर ये काटे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है तो उसका क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स यूज इट टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जो ग्रीन प्लांट्स जैसा भी आपको बताया था, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और रिलीज कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ह्यूमन होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे पिक्चर में भी, जो ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन, ये जो आपके प्लांट्स होते हैं वो उसे ऑब्जर्व करते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करके ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं ये एक साइकिल चलती रहती है, एक रिलेशनशिप इस तरह बने रहता है प्लांट्स और एनिमल्स में। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। तो ये क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है वो लगभग इक्वल होता है, जिससे बैलेंस बना रहता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, इनकी मात्रा जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो एक बैलेंस बनाए रखते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अदर जो फैक्टर्स हैं वो इस बैलेंस को क्या करते हैं, डिसबैलेंस करते हैं। जैसे द बैलेंस ऑफ इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। तो जैसे कोयला होता है और जो ऑयल होते हैं पेट्रोलियम डीजल, ये चीज़ें दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है, जब ये यूज़ किए जाते हैं तो इससे बिलियंस ऑफ टन्स क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है और जिससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, आपने सुना होगा नाम। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और इससे आपने सुना भी होगा वेदर चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग आपने सुना होगा। तो इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है और जो एक बैलेंस होता है एटमॉस्फेयर में गैसेस का, वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। एक चीज और ध्यान आपको रखनी है, व्हेन एयर इज हीटेड, जब जो हवा होती है वो गर्म होती है, एक इट एक्सपेंड्स, ये फैल जाती है, बिकम्स लाइटर, और ये हल्की हो जाती है, एंड गोज अप, और ऊपर की ओर ये चलने लगती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, और जो कोल्ड एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या होती है, वो ज़्यादा क्या होती है, भारी होती है। दैट्स वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और ये नीचे आ जाती है। When hot air rises, cold air from surrounding areas rushes there to fill the gap। तो जब क्या होता है, देखिए जो गर्म हवा होती है वो तो हमेशा ऊपर को जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे को बैठती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे धुआं होता है गर्म, वो हमेशा ऊपर को जाता है, और जो आपने कोहरा देखा होगा, फॉग, वो हमेशा नीचे बैठता है। और जब एयर ऊपर उठती है, गर्म एयर, तो नीचे एयर की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको फिल करने के लिए जो ठंडी एयर होती है उधर को बहने लगती है, जो कि एक बैलेंस बना रहे आपने। दैट इज़ वाई एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस, और इस तरह क्या होता है, एयर सर्कुलेशन चलता भी हो है, आपने ये समझ सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, मैंने 5 होती हैं आपकी एटमॉस्फेयर लेयर्स, आप लोग देख सकते हैं। जैसे अर्थ से हम जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं तो अलग अलग लेयर्स यहाँ पर ये होती हैं। सबसे पहले आपकी आती है ट्रोपोस्फेयर, जो 0 to 12 किलोमीटर अबाउट
ये हाइट तक होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर 12 to 50 किलोमीटर, और इसी में क्या होती है आपकी ओजोन लेयर भी होती है। तो आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर इसमें ओजोन लेयर आपकी होती है, और यही ओजोन लेयर हमें जो सन होता है उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमारा बचाव करती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो आपकी लेयर होती है उसे बोला जाता है मीजोस्फेयर, ये मिडिल वाली भी होती है आपकी लेयर। उसके बाद आपकी आती है थर्मोस्फेयर जो होती है अबाउट 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, और जो आपकी आखिरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसे बोला जाता है एग्जोस्फेयर। तो ये 5 लेयर आपकी एटमॉस्फेयर की होती हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इस स्लाइड में हम ये सभी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, हम नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, जैसे कि लेयर्स ऊपर को जाती हैं अर्थ से होते हुए, तो ये आप बॉटम साइड से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है अर्थ के नज़दीक? ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी में जीव जंतु होते हैं, इसी में वेदरिक कंडीशंस होती हैं और यहीं पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, जो इसकी एवरेज हाइट होती है कितने किलोमीटर तक होती है? 13 किलोमीटर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म्स अकर इन दिस लेयर, तो जितनी भी वेदरिक कंडीशंस होती हैं आपने देखा होगा, रेनफॉल होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जितनी भी ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, और जितनी भी चीज़ें होती है वेदरिक कंडीशन वो सब यहीं पे होती हैं। सारे जीव जंतु वो भी सर्वाइव यहीं पे करते हैं। सेकेंड लेयर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते, जैसा कि आपको बताया कि क्लाउड्स जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, और यहाँ पर जो है एरोप्लेन उड़ सकते हैं, उड़ाए जाते हैं। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन, तो अभी आपको बताया था कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें आपकी ओजोन लेयर भी होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे ये हमें बचाती हैं, ओजोन लेयर। इसके बाद आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर तक होती है। मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो जो मीजोस्फेयर होता है इसमें क्या होता है, आपका जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, वो यहाँ पर आते ही क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, जिसकी चमक हमें धरती से भी दिखाई देती होगी। इसके बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली, यहाँ पर आते इसके बाद क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो रैपिडली बढ़ते जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट की इंक्रीजिंग के साथ। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, तो इसी का एक पार्ट कौन सा है? आइनोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला होता है आपका थर्मोस्फेयर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, तो यहाँ से क्या होता है? रेडियो ट्रांसमिशन भी यहीं से होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पिक्चर भी दी हुई है आपको सामने। और आपकी जो सबसे बाहरी लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। इट इज़ अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सबसे ऊपर होती है, सबसे बाहरी लेयर है आपके एटमोस्फेयर की। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर आपका जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज होती हैं वो होती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे जो आपकी अर्थ की जो सबसे पहली लेयर है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, और जो सबसे लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर, आप लोग समझ गए होंगे। अगला आता है आपका वेदर और क्लाइमेट। तो देखिए, वेदर और क्लाइमेट आपने नाम सुना भी होगा। तो वेदर क्या होता है? वेदर इज आर टू आवर्स डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, तो इसमें क्या होता है, जो आपका देखिए कुछ घंटों के दौरान या कुछ दिनों के दौरान जो भी आपका एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसे बोला जाता है वेदर। तो वेदर फॉरकास्ट आप देखते भी होंगे न्यूज़ चैनल्स में, तो आप समझ सकते हैं कि ये हर घंटे बदलते रहता है वेदर। जैसे मान लिया कि ये मॉर्निंग है आपका, मॉर्निंग के समय धूप आई हुई है,
और फिर क्या हुआ, दिन में बादल आने लगे तो आपका वेदर चेंज हो गया। कुछ समय बाद फिर पूरा आपका जो आसमान है वो बादलों से भर गया, तो वेदर आपका फिर से चेंज हो गया। और कुछ देर बाद क्या हुआ, आपका बारिश आने लग गई, कभी लाइटिंग हुई। तो देखिए जो वेदर होता है वो घंटों के दौरान बदलते रहता है या डे के दौरान बदलते रहता है, यानी कि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूसरी तरफ अगर बात करें क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो क्लाइमेट क्या होता है, वो एवरेज वेदर कंडीशन होती हैं किसी प्लेस की, जो बहुत समय बाद क्या होती हैं, बहुत समय के लिए होती हैं। और ये चेंज भी क्या होती हैं, बहुत समय बाद होती हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर बात करें कहीं पे बहुत हॉट क्लाइमेट है तो कई महीनों कई सालों तक वहाँ पर हॉट ही रहता है। जैसे आपका सहारा डेजर्ट है आपका इंडिया में, थार डेजर्ट है, तो वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट ही है, और कई महीनों कई सालों तक वो हॉट ही रहता है। और अगर कहीं पे बहुत ठंडा है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ठंडा क्लाइमेट है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ पोल एरियाज़ हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, आपका इंडिया का जो हिमालयन रीजन है, तो वहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड ही रहता है, आपको पता होगा ज़्यादा। तो वो एक जो क्लाइमेट है आपका वो बहुत समय बाद चेंज होता है, और एक ही एवरेज वेदर कंडीशन होती है। जबकि जो आपका वेदर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो तो हमारा अगला टॉपिक आता है टेम्परेचर, जिसे हिंदी में तापमान भी कहा जाता है। टेम्परेचर आप लोगों को पता भी होगा, तापमान। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो जो हवा है वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इसका जो पता लगाया जाता है वो क्या कहा जाता है, टेम्परेचर उसे कहा जाता है, उसको जो नापा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो जो टेम्परेचर होता है एटमोसफेयर का वो जो बदलता है वो केवल दिन रात ही नहीं बदलता बल्कि सीजन टू सीजन भी बदलता है। तो आपने देखा होगा जैसे जाड़ों में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है टेम्परेचर, और गर्मियों में बहुत गर्म होता है टेम्परेचर। तो ये बदलते रहता है और रात दिन भी बदलते रहता है। इंसोलेशन is the incoming solar energy interrupted by the insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth। तो जो इंसोलेशन होता है वो क्या होता है, ये जो आपकी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सोलर एनर्जी आती है, उसे जो पृथ्वी द्वारा रोका जाता है उसे बोला जाता है इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। तो जो आपका इक्वेटर होता है, आपको पता होगा जो अर्थ का इक्वेटर होता है, मिडिल जो पार्ट होता है, वहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है। और वहाँ से जैसे जैसे पोल को हम जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर ये सबसे आपका नज़दीक होता है सूरज के, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जो सन और अर्थ के बीच जो गैप होता है वो बढ़ते हुए जाता है। इसीलिए जो आपके पोल्स होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि जो इंसोलेशन होता है वो कम होते जाता है। और इक्वेटर बहुत गर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और इसीलिए जो होता है टेम्परेचर भी घटते जाता है जब आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन द विलेजेस। तो जो शहरों का तापमान होता है वो गाँवों से बहुत ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है, देखिए, द कंक्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग्स। जो वहाँ पर जो आपका जो शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आपने देखा होगा बिल्डिंग जो रोड होती हैं वो कंक्रीट की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती हैं, जिस कारण जो इंसुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये चीज़ें क्या करती हैं, देख सकते हैं आप, ये दिन भर गर्म रहती हैं। दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। और उससे क्या होता है, जो गर्मी होती है वो रात को बाहर निकलती है और रात को भी बहुत गर्म होता है शहरों में। जबकि गांव में क्या होता है, हरियाली बहुत ज़्यादा होती है और कंक्रीट के जो मकान होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए जो गांव होता है वो शहरों से ठंडा होता है। द स्टैंडर्ड यूनिट
इफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, तो जो टेम्परेचर को नापा जाता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसे कहा जाता है डिग्री सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो तापमान, उस पर क्या होता है आपका जो पानी होता है वो जम जाता है, एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी आपका उबलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो एवरेज आपका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए जल्दी। अगला टॉपिक आता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। तो देखिए, जो एयर होती है वो भी जो अर्थ होती है उस पर प्रेशर, यानी कि उस पर भी एक प्रेशर डालती है, जिसे बोला जाता है एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, और जैसे जैसे हम धरती से ऊपर को जाते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर क्या होता है, कम होते रहता है। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, और जो सी लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है एयर प्रेशर, एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और जो हाइट होती है हाइट के साथ ही एयर प्रेशर घटते रहता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर ऑफ एयर हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज, और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होती है, जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और जैसे कि इससे पहले आपको बताया गया कि जो गर्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर की ओर उठती है। तो ऐसा ही होता है ज़्यादा टेम्परेचर में। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरियाज, और जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो गर्मी से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को उठ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हवा कम रहती है, और जिससे एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी एंड वेट वेदर, और जहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही क्लाउडी और वेट वेदर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आप समझ सकते होंगे। तो अमेज़ॉन के जंगल आप लोग देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर बहुत ही जो वेदर है आपका वेट और क्लाउडी रहता है। इन द लो टेम्परेचर एरिया द एयर इज कोल्ड, और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, हवा ठंडी होती है, इट इज़ देयर फॉर हैवी। तो इससे पहले आपको बताया गया था कि ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, और जो गर्म हवा होती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो गर्म हवा ऊपर को उड़ जाती है क्योंकि हल्की हो जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी हो जाती है, इसीलिए वो नीचे बैठ जाती है अर्थ पे। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, और इससे क्या होता है, देखिए सारी हवा नीचे बैठ गई है तो उससे क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है वो वहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा इकट्ठी हो जाती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, तो जहाँ पर ठंडी हवा होती है आपको पता होगा वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ठंडा वेदर है वहाँ पर, और ये कम होगा तो वहाँ पर क्लाउड जो फॉर्मेशन है वो भी कम होगा, तो वहाँ पर जो वेदर होता है वो क्लियर और स्किनी होता है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा आप पिक्चर देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जो देखिए जो गर्म एयर होती है, हॉट एयर होती है, वो ऊपर को उठती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर कम हो जाती है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, जो ठंडी एयर होती है वो उस ओर उसे फिल करने के लिए, क्योंकि खाली जगह है वहाँ से एयर ऊपर को उठी है, तो जो ठंडी एयर है वो नीचे आ गई है, और उस एयर उसे फिल करने के लिए क्या है, वो वहाँ को बहने लगती है, जिससे क्या होता है, जो एयर है वो मूव करती है। तो इस तरह देखना, जो आप देखिएगा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस समय कई जगह तूफान भी आते हैं, क्योंकि उस समय जो एयर होती है हीट से ऊपर उड़ जाती है, तो उसको फिल करने के लिए बहुत तेज़ी से हवा दूसरी ओर से आती है, और तभी क्या होते हैं, तूफान भी आते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऑन द मून देर इज नो एयर, आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है वहाँ पर हवा नहीं है, तो जहाँ पर हवा नहीं होगी तो वहाँ पर आप, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रेशर भी नहीं होगा, तो वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं है।
एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं, मून पर जाते हैं, तो आपको जैसा बताया गया कि वहाँ पर हवा नहीं होती है, एयर प्रेशर नहीं होता है। और एयर प्रेशर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बिना, अगर एयर नहीं हुई तो क्या होगा, जो नसें हैं वो फट जाएंगी। तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्पेस सूट पहनते हैं जिसे भरा जाता है हवा से, जिससे कि क्या है, उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर एयर के टच में रहे और उनकी बॉडी का और बाहर की जो एयर होती है स्पेस सूट के अंदर वो बैलेंस बना रहे और बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो उससे पहले एक जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने एयर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितनी है, 21%। ऑक्सीजन जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जबकि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको चाहिए होती है ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन वो डायरेक्टली नहीं लेते, बल्कि बैक्टीरिया के द्वारा रहते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये चीज़ आपको आ गई होगी। ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं बाहर। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, तो इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है और साथ ही क्या होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। इसके बाद पढ़ा था हमने एटमॉस्फेरिक लेयर्स, 5 होती हैं आपकी। सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। सबसे लास्ट होती है आपकी एक्सोस्फेयर। आपके प्लेन कौन से लेयर्स में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, और ओजोन लेयर भी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और जितनी भी वेदरिक कंडीशन होती हैं वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। रेडियो ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है, आपका थर्मोस्फेयर में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वेदर घंटों के दौरान बदलता है और कुछ दिनों के अंतराल पर बदलते रहता है, जबकि क्लाइमेट एक लंबे समय बाद बदलता है। टेम्परेचर या तापमान, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। एयर प्रेशर, तो जो आपका सी लेवल होता है वहाँ पर सबसे कम एयर प्रेशर होता है, और जो आपके जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है एयर प्रेशर ज़्यादा होते रहता है। जो मून होता है वहाँ पर जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, जो कि प्रॉपर एयर प्रेशर बैलेंस हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को जितना पढ़ाया गया इस चैप्टर में वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसका सेकंड चैप्टर मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर फिर से आऊँगा अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए थैंक यू।